जय हिंद। आज हम समझेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है और एग्रीमेंट जो है कितने प्रकार के होते हैं, एग्रीमेंट करवाना क्यों ज़रूरी होता है और एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ होता है। आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी मतलब इसका क्या है। तो एग्रीमेंट का हिंदी जो होता है करार या समझौता होता है। एग्रीमेंट का बेसिकली जो इसका कार्य होता है कि दो पक्षों में, तीन पक्षों में, चार पक्षों में या एक फर्म, एक कंपनी, एक कृषि में समझौता करना होता है, उसे ही एग्रीमेंट कहते हैं। ये दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, ये चार व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, ये 10 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है ना। तो एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट जो है कई प्रकार के हो सकते हैं क्योंकि ये समझौता है ना। एग्रीमेंट जो है वो कई प्रकार के भी हो सकता है क्योंकि ये समझौता है। हो सकता है कि ये अचल संपत्ति का एग्रीमेंट हो सकता है ये चल संपत्ति का एग्रीमेंट हो। इस प्रकार के अलग अलग एग्रीमेंट होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जमीन जमीन या संपत्ति में, अचल संपत्ति में जमीन या अचल संपत्ति का जो एग्रीमेंट होता है, खरीदने से पहले एग्रीमेंट जो होता है वो क्या क्या लिखा हुआ होता है और क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि क्यों ज़रूरी होता है एग्रीमेंट करवाना। आइए हम समझते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ होता है। तो संपत्ति जमीन का करार, सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा कि अचल संपत्ति का करार या फिर जमीन का संपत्ति का करार। इतना आप लोगों को अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आइए क्या लिखा हुआ रहता है सबसे पहले हम जानेंगे। पहले जो बेचने वाले होते हैं उनका विक्रेता का नाम, विक्रेता का नाम, उनके पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर तथा इनको जो है विक्रेता को प्रथम पक्ष कहा जाता है। प्रथम पक्ष कहा जाता है ना, प्रथम पक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार से दूसरा कॉलम में क्रेता का नाम लिखा जाता है। क्रेता का नाम, क्रेता के पिता का नाम, क्रेता के पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर तथा इनको द्वितीय पक्ष कहा जाता है। क्या? द्वितीय पक्ष कहा जाता है। प्रथम पक्ष विक्रेता को क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखे होंगे रजिस्ट्री कॉपी में लेखकारी और लेखधारी होता है। तो लेखकारी क्या मतलब क्या होता है? लिखने वाला। तो प्रथम पक्ष ही है लिखने वाला, इसलिए विक्रेता को प्रथम पक्ष कहा जाता है क्योंकि वो अपना संपत्ति दे रहा है दूसरे को, तो प्रथम पक्ष हो गया, प्रथम पक्ष हो गया है ना। और जो खरीद रहा है उस पे, उस जमीन पे दूसरा मालिक, उसको द्वितीय पक्ष कहा जाता है। जैसे कि आज फॉरेन में या फिर भारत देश में भी शादी होने के बाद तलाक हो जाता है। बहुत जगह ये सुनने को मिलती है कि भाई मन नहीं मिला, विचार नहीं मिला, सोच नहीं मिला, तलाक ले लिया। तो तलाक ले लिया, डिवोर्स ले लिया, तो किसी न किसी से तो अगला बंदा शादी करेगा, तो उसे सेकेंड वाइफ या सेकेंड हस्बैंड बोला जाता है। इसी अनुसार से आप समझिए कि आप पहले, आपका जो है संपत्ति आपका था लेकिन आप किसी को बेच दिए, आप हट गए उस संपत्ति से, अगला खरीदा है तो वो दूसरा जो मालिक हो जाएगा, है ना। तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा कि प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष क्यों कहा जाता है। ये कि प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष को का नाम जो है, पता जो है, ब्यौरा जो है लिखाने के बाद संपत्ति तथा संपत्ति के मालिक का ब्यौरा दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि संपत्ति कौन सा है, जमीन है, मकान है, क्या है भाई, कौन सा संपत्ति है, अचल संपत्ति में कौन है, जमीन है, मकान है, घर है, क्या नहीं है, इसका ब्यौरा दिया जाता है। साथ में संपत्ति के मालिक का ब्यौरा दिया जाता है कि वो स्वयं इसका जो उत्तराधिकार है या मालिक वो स्वयं है कि कोई और है, इसके बारे में जिक्र किया जाता है। यदि दूसरा कोई है तो वहाँ यहाँ पे स्पष्टीकरण से लिख दिया जाता है कि नहीं, ये मालिक नहीं है, लेकिन उत्तराधिकार के माध्यम से ये आगे चलकर मालिक भविष्य में बन जाएंगे, है ना। और इनको अधिकार है कि यह जमीन का बिक्री कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप किसी प्लॉट को या किसी मकान को खरीद रहे हैं तो उसका ब्यौरा दिया जाएगा कि वो उसका लंबाई कितना है, उसका चौड़ाई कितना है, और साथ में इसका चौहद्दी दिया हुआ रहता है।
चौहद्दी दिया हुआ रहता है, चौहद्दी कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है, ये ब्यौरा रहता है। साथ में कितना ये जो है बिक्री हो रहा है जमीन, है ना। इसके बाद जो है विक्रेता का हस्ताक्षर, विक्रेता का हस्ताक्षर तथा क्रेता का हस्ताक्षर होता है। और साथ में इसके बाद जो है कुछ नियम एवं शर्तें हैं जो लिखी जाती है। इसके बाद जो है कुछ नियम एवं शर्तें जो है वो लागू होते हैं, लिखे जाते हैं। वो क्या है, वो 7 पॉइंटों में दिए जाते हैं। कहीं कहीं पे जो है 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट तक खींच दिया जाता है। लेकिन मुख्यतः जो है करारनामा में या फिर एग्रीमेंट में जो है 7 पॉइंट देना अनिवार्य है। ये 7 पॉइंट क्या होते हैं, तो 7 पॉइंट में पहला पॉइंट जो है विक्रेता तथा क्रेता के बीच तय की गई राशि, यानी कि विक्रेता और क्रेता जो है जो भी संपत्ति खरीद रहे हैं उनका जो भी तय किया गया है राशि वहाँ जिक्र करना। आप देखते होंगे कि रजिस्ट्री में सरकारी रेट लगाया जाता है, लेकिन एग्रीमेंट में जो है तय की गई राशि होती है वही लिखा जाता है। यदि नहीं लिखेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ रहता है क्रेता द्वारा दी गई अग्रिम राशि, यानी कि क्रेता जब इस एग्रीमेंट को पहले दिन बनवा रहे हैं तो कुछ पैसा देते हैं बयाना के रूप में या अग्रिम पैसा देते हैं, है ना। तथा बकाया राशि जो होता है, बकाया जो बचा हुआ राशि उसको किस्तों के माध्यम में देने का वादा करते हैं, जिसको लिखा जाता है उस एग्रीमेंट पर। और साथ में तिथि एवं समय दोनों लिखा जाता है। और हो सके तो वहाँ पे 4-5 गो गवाहों का, क्रेता के तरफ से गवाहों का साइन तथा विक्रेता के तरफ से गवाहों का साइन वहाँ लिया जाता है। और ये जब जब पैसा जमा होगा तब तब ये जो है फॉर्मूला अपनाया जाएगा। आइए तीसरा नंबर को देखते हैं कि विक्रेता द्वारा करार खारिज करने, यानी कि जो जमीन बेच रहा है या कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है इस एग्रीमेंट को खारिज करवाना चाहता है तो उसको जुर्माना देना होगा। साथ में जो भी पैसा वो लिया है उसको लौटाना होगा। वो जुर्माना तय की गई जो तय की गई एग्रीमेंट है उसके अनुसार देना होगा। अब सपोज कीजिए कि 50 लाख का कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं तो आपको 5 लाख का जुर्माना देना होगा अगर खारिज करवाते हैं तो। अब आइए समझते हैं कि चौथा पॉइंट में क्या है कि क्रेता द्वारा करार खारिज, यानी कि बेचने वाला खरीदने वाला के द्वारा अगर करार को यानी एग्रीमेंट को खारिज करवाता है, उसको भंग करवाता है तो उसको भी जुर्माना देना होगा। जितना क्रेता दे रहा था, विक्रेता दे रहा था उतना ही जुर्माना उसको भी देना होगा। साथ में 5वां पॉइंट क्या कहता है कि अग्रिम राशि जमा करते समय रजिस्ट्री का तिथि एवं समय दोनों निर्धारित कर लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप पहला दिन एग्रीमेंट करवा रहे थे उसी दिन आपको निश्चित कर लेना है कि कौन दिन पर आपको जा करके एग्रीमेंट करवाना है, उस एग्रीमेंट में दिखाएगा भाई। उसके बाद 6ठा नंबर में कहता है कि जमीन में कोई विवाद पाने पर क्रेता द्वारा केस लड़ने का अधिकार है विक्रेता के ऊपर। अब सपोज कीजिए कि जमीन किसी और का था, बेच कोई और दिया, भाई लेने वाला फंस जाएगा तो लड़ेगा किससे, है ना। तो ये है 6ठा नंबर में। 7वां नंबर क्या कहता है कि क्रेता द्वारा समस्त कागज तथा रेवेन्यू टैक्स देने का काम किया जाएगा भाई। विक्रेता इसमें बेचने वाला का कोई अधिकार नहीं है, 1 रुपया वो खर्चा नहीं करेगा। जो भी आपको बनवाना है, कागजात बनवाना है, रेवेन्यू टैक्स देना है, आप दीजिएगा। साथ में एग्रीमेंट का जो भी पैसा होगा वो भी देगा बंदा जो जमीन को खरीद रहा है। एक चीज छूट गया कि एग्रीमेंट कितने कैसे एग्रीमेंट जो है कितने स्टाम्प पेपर पर होता है। तो ये 10 रुपया से लेकर के 10,000 तक होते हैं। मुख्यतः जो है वो 1,000 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पर होता है।
देखिए, जितना अमाउंट रहेगा उसी के अनुसार से स्टाम्प पेपर का ड्यूटी निर्धारित होता है। अब सपोज कीजिए कि करोड़ों का आप ज़मीन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं और 1000 का एग्रीमेंट बनाइएगा तो फँसबे न कीजिएगा। अब कम से कम 10% सपोज कीजिए कि 1% यानी कि 10,000 का आपको बनवाना होगा, है ना? तो ये है एग्रीमेंट जो है स्टाम्प पेपर पर ही बनता है। ये हम आगे पीछे छूट गया था बोलने के लिए। अब जो है ये हो गया। अब सभी गवाह विक्रेता विक्रेता का हस्ताक्षर, क्रेता का हस्ताक्षर तथा जितना भी उस क्रेता और विक्रेता का गवाह है, साथ में आया है, नॉमिनी, सबका यहाँ पे जिक्र होगा। और ये जो है रजिस्टर्ड करवाना है तो करवा सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, और नहीं भी करवाना है तो उतना ही इसका वैल्यू होता है। यदि आप लोग बताइए कि क्या रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है और नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, है ना? अब समझिए कि एग्रीमेंट करवाना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, एग्रीमेंट कराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें कानूनिक रूप से ये मान्य हो जाता है। अब सपोज कीजिए कि आप लाख रुपया के कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या संपत्ति खरीद रहे हैं और ऑनलाइन आप पे कर दिए, ठीक? ऑनलाइन पे कर दिए तो कोर्ट क्या कहती है कि भाई ऑनलाइन पे किए हैं, हमको क्या मालूम है कि अगला को पे किए हैं, किस बात के लिए पे किए हैं। इसी कारण से जो है एग्रीमेंट बनाई जाती है। एग्रीमेंट जो होता है, आप कोई रूम में रहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे लड़के जो होते हैं या लड़कियां होती हैं रूम में रहते हैं तो उसके लिए भी एग्रीमेंट बनाया जाता है। साथ में दुकान कोई खोलता है तो 11 महीना का एग्रीमेंट बनाया जाता है। देखिए, एग्रीमेंट का जो है समय सीमा अपने अनुसार से निर्धारित की जाती है। कोई कोई एग्रीमेंट जो है वो 11 महीना के लिए बनाया जाता है, कोई कोई एग्रीमेंट जो है उससे ज़्यादा दिनों के लिए भी बनाई जाती है। अब समझते हैं कि एग्रीमेंट में भी जो है 2 प्रकार के आज हो गया, ऑफलाइन एग्रीमेंट और ऑनलाइन एग्रीमेंट। देखिए, ऑफलाइन एग्रीमेंट में नॉर्मल वेंडर के पास से स्टाम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लाकर बनाना होता था। लेकिन ऑनलाइन एग्रीमेंट में क्या होता है कि आप उस स्टेट के ऑनलाइन स्टाम्प जो होता है, स्टाम्प या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और जो है एग्रीमेंट टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद जो भी ऑनलाइन आपको प्रक्रिया करना होता है और उस प्रक्रिया के बाद आपको 2 से 3 दिनों में एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होकर आ जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस से। तो देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया ज़्यादा अच्छा है लेकिन लेंदी है थोड़ा, और ऑफलाइन प्रक्रिया जो है बहुत हल्का है लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है, है ना? चलिए, आज के लिए इतना ही। यदि कोई चीज़ छूट गया है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। इस वीडियो को हम फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ तक बच गए, यहाँ तक हैं, बच न गए, यहाँ तक हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए कि जिनको कुछ मालूम नहीं है ना?